नमस्कार दोस्तों। आज हम हार्ट फेलियर के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट फेलियर क्या होता है और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या किसी भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए हम उसको डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। व्हाट इज़ द हार्ट फेलियर? Heart failure is a physiological state in which the heart cannot pump enough blood to meet the metabolic need of the body. हार्ट फेलियर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। और कितना पंप नहीं कर पाता है? जितना बॉडी की मेटाबॉलिक नीड है उतना ही पंप नहीं कर पाता है, उसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं। हार्ट फेलियर को हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर मीन्स व्हाट इज द मीन्स ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर मीन्स कंजेशन होना। कंजेशन किसका होता है? ब्लड का कंजेशन हो जाता है। कहाँ पर हो जाता है? ब्लड वेसल्स में, जिसके कारण हम उसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं। ठीक है। अब इटियोलॉजी मतलब कारण। हार्ट फेलियर के क्या क्या कारण हो सकते हैं? हार्ट फेलियर के कारण हम दो भागों में डिवाइड किए हुए। एक तो होता है इंट्रिंसिक फैक्टर और एक होता है एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर सिंपली मतलब कोरोनरी आर्टरी, मतलब इसमें इंक्लूड होते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एमआई, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन, वाल्व डिजीज, कार्डियोमायोपैथीज, डिसरिथमियाज और कार्डियक टेम्पोनेट। इंट्रिंसिक फैक्टर सिंपली मतलब हार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम के कारण हार्ट फेल होना, उसको हम इंट्रिंसिक फैक्टर में इंक्लूड करते हैं। और एक्सट्रिंसिक फैक्टर में मतलब हार्ट तो नॉर्मली सही है लेकिन हार्ट को किसी दूसरे की वजह से फेल हो रहा है, किसी दूसरे सिस्टम की अबनॉर्मलिटी के कारण हार्ट फेल हो रहा है, उसको हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर में इंक्लूड करते हैं। जैसे हाइपरटेंशन क्या है? एक वस्कुलर सिस्टम की प्रॉब्लम है और जिसके कारण हार्ट फेल हो रहा है उसको हम इसको एक्सट्रिंसिक में इंक्लूड किया। एक थायरोटॉक्सिकोसिस मतलब थायराइड हार्मोन का ज़्यादा फंक्शन करना। थायरोटॉक्सिक मतलब ज़्यादा स्रावन होना, थायराइड हार्मोन का ज़्यादा स्रावन होना और इतना स्रावन होना एक टॉक्सिन के रूप में काम करना, तो उसको हम थायरोटॉक्सिकोसिस कहते हैं। ठीक है। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। पैथोफिजियोलॉजी हार्ट फेलियर की, तो हार्ट फेलियर की पैथोफिजियोलॉजी मेनली फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो फर्स्ट है वेंट्रिकुलर डायलेशन और सेकंड है इंक्रीज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन और थर्ड है स्टिमुलेशन ऑफ द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम का स्टिमुलेशन होना, तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम का स्टिमुलेशन होना। नॉर्मली रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम हमारे शरीर में स्टिमुलेट होता है। कब होता है? जब हमारे शरीर में फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंसी हो, तब हमारे शरीर में रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम स्टिमुलेट होता है। कैसे होता है बता देता हूँ थोड़ा सा प्रोसेस इसका। जैसे ही हमारे हार्ट में कार्डियक आउटपुट कम हुआ तो रीनल का ब्लड फ्लो भी कम हुआ और रीनल आर्टरी में जो लगे बेरो रिसेप्टर है वो मैसेज भेजते हैं किसको? किडनी को मैसेज भेजते हैं और किडनी से मतलब एंजाइम एक सीक्रेट कराते हैं जिसका नाम होता है रेनिन। क्या नाम होता है? रेनिन एक एंजाइम है जो सीक्रेट होता है किडनी से और वो ब्लड में एक प्रोटीन होती है जो कि लीवर से बनती है। वो प्रोटीन उसका नाम होता है एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन होती है जो कि लीवर से बनती है। ठीक है। वो हमारी बॉडी में फ्रीली मूवेबल होती है। रेनिन और एंजियोटेंसिनोजन मिलकर एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनाते हैं। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के साथ मिलकर एंजियोटेंसिन सेकेंड बनाता है। ठीक है। और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है वो होता है हमारे लंग्स में। समझ गए? अब एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट होता है। किसके थ्रू कन्वर्ट होता है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के थ्रू। ठीक है। एंजियोटेंसिन सेकेंड जब बना तब एंजियोटेंसिन सेकेंड एक पोटेंट वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, मतलब वेन को कॉन्स्ट्रिक्ट करने वाला। ठीक है। और साथ साथ में एंजियोटेंसिन सेकेंड किडनी की मेडुला से
ये सिक्रेट कराता है एल्डोस्टेरोन, कोर्टेक्स पार्ट से एल्डोस्टेरोन का सिक्रेट करवाता है। कौन सिक्रेट कराता है? एंजियोटेंसिन सेकेंड। और एल्डोस्टेरोन सिक्रेट होता है तो एल्डोस्टेरोन का काम होता है सोडियम रिएब्जॉर्प्शन, वाटर रिएब्जॉर्प्शन और पोटेशियम एक्सक्रिएशन। ठीक है, इसके कारण हम कह सकते हैं कि फ्लूइड का रिटेंशन होता है। ठीक है, अगर हार्ट फेलियर में इसका स्टिमुलेट हो जाए रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम का अगर हार्ट फेलियर में स्टिमुलेशन हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये एक हार्ट फेलियर को बढ़ावा दे सकता है। ठीक है, और अगर ऑलरेडी हार्ट फेलियर हो गया है तो अगर रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट हो जाए तो ये मतलब और सीवियर कंडीशन में जा सकता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं वेंट्रिकुलर डायलेशन से कैसे होता है। वेंट्रिकुलर डायलेशन क्या करते हैं, हमारे जो मायोकार्डियम के मसल्स के फाइबर हैं उनकी लेंथ बढ़ा देते हैं। ठीक है, उनकी लेंथ बढ़ा देते हैं। ठीक है, डायलेशन कोज एंड इंक्रीज इन प्रीलोड। जैसे ही वेंट्रिकुल के जो लेंथ बढ़ी है फाइबर्स की, वो क्या करते हैं, वो प्रीलोड को बढ़ा देते हैं। प्रीलोड क्या होता है? प्रीलोड जैसे हमारा हार्ट है, जो डायस्टोलिक कंडीशन में हमारे हार्ट में कितना ब्लड आता है उसको हम कहते हैं प्रीलोड। ठीक है, प्रीलोड कैसे बढ़ता है? अगर जैसे मायोकार्डियम के मसल्स के फाइबर है उनकी लेंथ बढ़ गई, तो लेंथ बढ़ने से क्या होगा, तो वेंट्रिकल की साइज़ भी बढ़ गई, और वेंट्रिकल की साइज़ बढ़ गई तो उसमें ब्लड भी ज़्यादा आएगा उसके मतलब वेंट्रिकल में, और अगर वेंट्रिकल में ब्लड ज़्यादा आ गया तो उसके कारण प्रीलोड अपना आप बढ़ जाएगा। ठीक है, और मसल्स फाइबर कब तक एक मतलब बढ़ते हैं, एक निश्चित सीमा होती है उनके बढ़ने की, उसके बाद अगर वो बढ़े तो वो फिर हार्ट फेलियर कोज कर सकते हैं। ठीक है, एक नॉर्मली इसमें मेन इम्पोर्टेंट है स्टार्लिंग लो। स्टार्लिंग लो क्या होता है? स्टार्लिंग लो नॉर्मली सरल भाषा में कहे तो स्टार्लिंग लो एक ऐसा मतलब स्टार्लिंग लो ये बताता है कि जितना ज़्यादा मतलब वेंट्रिकुल ब्लड से पंप होगा और जितना ज़्यादा वेंट्रिकुलर डायलेट होगा उतना ही ज़्यादा और उतना ही फोर्सफुल से वापस हार्ट या वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसके कारण कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। ठीक है, ये वे स्टार्लिंग लो कहता है। ठीक है, अब इसमें मल्टीपल मैकेनिज्म वापस आते हैं कि कैसे कैसे हार्ट फेलियर होता है। तो हाइपरटेंशन से कैसे होता है, हाइपरटेंशन से हार्ट फेलियर कैसे होता है वो देखते हैं। हाइपरटेंशन क्या करती है? आफ्टर लोड को बढ़ा देती है। ठीक है, अब प्री लोड तो समझ गए, अब आफ्टर लोड क्या होता है? आफ्टर लोड हमारा हार्ट जब पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है उसके बाद उसमें कितना ब्लड बचता है, कॉन्ट्रैक्ट के बाद हार्ट में कितना ब्लड बचता है वो कहलाता है आफ्टर लोड। आफ्टर लोड समझ के क्या होता है? अगर हाइपरटेंशन हो गया तो आफ्टर लोड बढ़ेगा, और आफ्टर लोड बढ़ेगा तो कार्डियक वर्कलोड बढ़ेगा, और कार्डियक वर्कलोड बढ़ेगा तो वो हाइपरट्रोफी कर देगा लेफ्ट वेंट्रिकल की। ये हाइपरट्रोफी नॉर्मली शुरुआती तौर पर तो ये एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म की तरह कार्य करती है, लेकिन बाद में जब क्या होता है, जब कार्डियक आउटपुट मेंटेन करने में ये काम करते हैं, कौन काम करते हैं? हाइपरट्रोफी। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए क्या ये क्या करती है? इनहिबिट कर देती है हाइपरट्रोफी। लॉन्ग टर्म के लिए वेंट्रिकल को रिलैक्सन करने में इनहिबिट कर देती है। ठीक है, जिसके कारण उसमें क्या होता है, वापस ब्लड जो फीलिंग है, जो कार्डियो मतलब हार्ट की फीलिंग है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, और इम्पेयर्ड होने से लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटपुट कम हो जाता है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटपुट कम कैसे हुआ उसमें, क्योंकि जब ब्लड ही फील नहीं हुआ तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटपुट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ठीक है, अब बात आती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज कैसे होती है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज cause direct ischemia damage to the myocardium leading to remodeling and scar formation। और जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज डायरेक्ट इस्कीमिया कोज करती है, इस्कीमिया कोज करने से स्कार फॉर्मेशन हो जाता है, और स्कार फॉर्मेशन से मायोकार्डियल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है, और कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो गई तो कार्डियक आउटपुट कम हो गया। कार्डियक आउटपुट कम हो गया किसके कारण हो गया? क्योंकि हार्ट
एनएफ से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है तो हम कह सकते हैं हार्ट फेल हो गया है, ठीक है। और फिर बात आती है एरिथीमियाज पर। एरिथीमियाज मीन्स एरिथीमिया कैसे होता है? एरिथीमिया हार्ट को या तो फास्ट कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं या मतलब इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवाते हैं। इसके कारण उसमें क्या होता है, ब्लड तो आता है लेकिन वो नॉर्मल हार्ट में ब्लड रहता है एरिथीमियाज में, लेकिन क्या है वो अगर इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो कार्डियक आउटपुट नहीं होगा, और कार्डियक आउटपुट नहीं होगा या हार्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो हम कह सकते हैं हार्ट फेलियर हो गया, ठीक है। ये एरिथीमिया की ये मतलब नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी है, ठीक है। और कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है, हार्ट की एक डिजीज कंडीशन है जिसमें हार्ट वीक हो जाता है, इतना वीक हो जाता है कि वो खुद पंप करना ही मतलब कर ही नहीं सकता, ऐसा मतलब ऐसा हो जाता है उसमें। ये कार्डियोमायोपैथी 3 प्रकार की होती है, रेस्ट्रिक्टिव, डायलेटेड और हाइपरट्रोपी, ठीक है। इसमें मतलब ये होता है कि फाइब्रोसिस हो जाता है मायोकार्डियम का, और एनएफ अच्छी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती कार्डियोमायोपैथीज में। और कार्डियोमायोपैथीज में अगर मायोकार्डियम अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो तो हार्ट फेलियर कॉज कर सकती है, ठीक है। आई होप सब समझ के होंगे आप। अब बात करते हैं प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर की। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर मीन्स ऐसे का मतलब फैक्टर जो हार्ट फेलियर को बढ़ावा देते हैं, जैसे डिसरिथमियाज है, सिस्टेमिक इन्फेक्शन है। सिस्टेमिक इन्फेक्शन कैसे? सिस्टेमिक इन्फेक्शन अगर कोई भी स्ट्रेप्टोकोकल ओरियस या स्टेफाइलोकोकस ओरियस का इन्फेक्शन हो गया है हमारी बॉडी में, और वो अगर एंडोकार्डियाइटिस तक पहुंच गया, एंडोकार्डियाइटिस तक पहुंच गया और एंडोकार्डियाइटिस से वाल्व तक पहुंच गया तो वाल्व डिस्फंक्शन हो जाएंगे। और अगर वाल्व डिस्फंक्शन होंगे तो हार्ट में जो नॉर्मल वापस अगर वाल्व डिस्फंक्शन हो गए तो स्टेनोसिस हो सकता है, रिगर्जिटेशन हो सकता है, और ऐसा होने पर आफ्टर लोड और प्री लोड दोनों बढ़ जाएंगे। और अगर ऐसे दोनों बढ़ गए तो फिर हार्ट फेल हो सकता है, ठीक है। थायराइड डिसऑर्डर है, थायराइड डिसऑर्डर से भी हार्ट की मतलब जो डिमांड मतलब वो ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ जाती है, और जो हार्ट का जो वर्किंग लोड है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण हार्ट फेल हो सकता है। एंडोकार्डियाटिस से बता दिया कैसे मतलब हार्ट फेल होता है। और फ्लूइड रिटेंशन मीन्स ज़्यादा फ्लूइड रिटेंशन हो जाना बॉडी में भी हार्ट फेलियर कॉज कर सकता है, ठीक है। फिर आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वो मतलब डिपेंड करता है कौन से टाइप का हार्ट फेलियर हुआ। अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर हुआ है तो मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम इज प्रोक्सिमल नोक्चुरल डिस्निया। अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर हुआ तो प्रोक्सिमल नोक्चुरल डिस्निया इज ए मोस्ट प्रोमिनेंट हार्ट फेलियर, मतलब मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम है प्रोक्सिमल नोक्चुरल डिस्निया लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर का, ठीक है। और एक्सक्रेशनल डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, कफ, क्रैकल्स क्यों होती है? क्रैकल्स इसलिए होती है पल्मोनरी कंजेशन हो जाने की वजह से क्रैकल्स होती है, ठीक है। ब्लड टिंग डिस्प्यूटम भी मतलब ज़्यादा अगर पल्मोनरी कंजेशन हो गया या पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर बढ़ गया या वेन में प्रेशर बढ़ गया, पल्मोनरी वेन में अगर प्रेशर बढ़ गया तो जो ब्लड है वो इनफिल्ट्रेट होता है, और इनफिल्ट्रेट होकर एल्वियोले में आ जाता है। और एल्वियोले में अगर हम जैसे ही कप करते हैं तो वो एल्वियोले के थ्रू स्पुटम के थ्रू बाहर आता है और ब्लड टिंग स्पुटम हमको दिखाई देता है, ठीक है। अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इम्पल्स डिस्प्लेड लेटरली ऑन द पाल्पेशन कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज हार्ट साइज। मतलब जो हमारा मैक्सिमम इम्पल्स हार्ट की कहाँ होती है? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस जस्ट बिलो द निप्पल और या एट द लेवल ऑफ निप्पल, ठीक है। तो वहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इम्पल्स का, कहाँ पे? लेटरली साइड या थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ, तो वो क्या इंडिकेट करता है कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपोट्रोफी हो गई है, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपोट्रोफी हो गई तो मतलब धीरे धीरे बाद में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर हो सकता है, ठीक है। अब यह हो रखा होगा राइट। अब फिर बात आती है राइट वेंट्रिकुलर फेलियर की। राइट वेंट्रिकुलर फेलियर में जुगुलर वेन डिस्टेंशन मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम होता है इसका,
ठीक है। वेट गेन हो जाता है क्योंकि फ्लूइड रिटेंशन की वजह से। इंक्रीज एब्डोमिनल की ग्रिथ बढ़ जाती है। राइट अपर क्वाड्रेंट पेन ड्यू टू लीवर कंजेशन, लीवर की कंजेशन की वजह से राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होता है। लीवर कंजेशन क्यों होता है? क्योंकि वेना केवा में ब्लड ऑलरेडी रहता है, मतलब ज़्यादा वेना केवा में प्रेशर रहता है ब्लड का, और वेना केवा से सीधा डायरेक्ट लीवर पर इफेक्ट आता है, ठीक है। और एक होता है पॉजिटिव हेपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स, इसमें मतलब क्या होता है? मैनुअल प्रेशर, मतलब हम प्रेशर लगाते हैं कहाँ पे? लीवर पर, कंजेस्टेड लीवर पर। और हम देखते हैं जैसे कंजेस्टेड लीवर पर हम प्रेशर लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली जुगुलर वेन का प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव हेपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पॉजिटिव हेपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स या क्या होता है? पॉजिटिव हेपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स क्या होता है, ठीक है, इसको मतलब याद कर लेना। और एनोरेक्सिया नोजिया, ये तो नॉर्मल सिम्टम होते हैं। कार्डियक एचेक्सिया क्यों होता है? क्योंकि इधर बॉडी की मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ गई है और इधर एनोरेक्सिया हो रखा है, तो मतलब न्यूट्रिशन इम्बेलेंस हो गया, और न्यूट्रिशन इम्बेलेंस की वजह से बॉडी हमारी मसल्स में जो प्रोटीन होता है उसको यूटिलाइजेशन करने लग जाता है, जिसके कारण मसल्स वास्टिंग हो जाती है, उसको कार्डियक एचेक्सिया कहते हैं। एनएसआर का मतलब जनरलाइज एडिमा, एनएसआर का एक टर्म है जिसका मतलब होता है जनरलाइज्ड एडिमा, ठीक है। पूरे शरीर पर एडिमा हो जाना उसको कहते हैं एनएसआर का। फिर बात आती है स्प्लेनोमेगाली। अगर लीवर कंजेस्टेड हो जाएगा तो लीवर से स्प्लीन कंजेस्टेड हो जाएगा और उसको कहते हैं स्प्लेनोमेगाली। एसाइटिस, और एसाइटिस मीन्स एब्डोमिनल कैविटी में फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाना, एसाइटिस, ठीक है। डायग्नोस्टिक फाइंडिंग में बी टाइप नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड्स हम देखते हैं, ठीक है। फिर लीवर एंजाइम, अगर कहीं लीवर इफेक्ट मतलब कंजेशन हो गया तो लीवर एंजाइम की जांच करवाते हैं, टेस्टिंग करवाते हैं। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन की भी हम जांच करवाते हैं। 2D इको की भी हम जांच करवाते हैं। 2D इको से क्या पता लगाते हैं? हार्ट के पूरे फंक्शंस, वाल एकदम सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पूरा हम पता लगा सकते हैं। मैनेजमेंट में हम मेनली मायोकार्डियल वर्कलोड को कम करने का जो पर्पज़ रहता है हमारा, उसी को देखते हैं, ठीक है। वो कैसे कम होगा? डायूरेटिक्स से कम होगा, वेजोडाइलेटर से कम होगा, बीटा ब्लॉकर से कम होगा। डायूरेटिक्स से कैसे कम होगा? डायूरेटिक्स देंगे तो जो एक्सेसिव फ्लूइड है जो हमारी बॉडी में इकट्ठा हो रखा है, वो डायूरेटिक्स देंगे तो वो किडनी के थ्रू जो फ्लूइड है वो एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है। वेजोडाइलेटर क्या करते हैं? वेजोडाइलेटर प्रीलोड और आफ्टर लोड दोनों कम कर देते हैं, ठीक है। प्रीलोड और आफ्टर लोड दोनों कम कर देते हैं, जिसके कारण वर्किंग जो मायोकार्डियल की वर्किंग लोड है वो थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। और बीटा ब्लॉकर भी वर्किंग लोड में काम करता है। कैसे काम करता है वो? मतलब हार्ट रेट को कम कर देता है, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्ट्रेक्टिलिटी को भी तो बीटा ब्लॉकर कम कर देता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं मायोकार्डियल वर्कलोड रिड्यूस हो जाता है। और वर्कलोड रिड्यूस होगा तो शायद थोड़ा सा हार्ट रिलैक्स करे, मतलब थोड़ा सा हार्ट रिड्यूस था, मायोकार्डियल वर्किंग लोड कम हो सकता है, ठीक, हम करते हैं। फिर बात आती है पेशेंट को हाई फाउलस पोजीशन देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वेनस रिटर्न कम करना होता है। अगर वेनस रिटर्न कम करेंगे तो प्रीलोड कम होगा, और प्रीलोड कम होगा तो मायोकार्डियम है वो ऑटोमेटिकली जो इसका वर्कलोड है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। हाई फाउलस पोजीशन देते हैं। और फ्लूइड रिटेंशन, रिड्यूस फ्लूइड रिटेंशन, जो बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है एक्सेसिव, उसको कम करते हैं। कैसे कम करते हैं? बहुत से मेजर यूज़ में लेते हैं, जैसे हम उसको सोडियम रेस्ट्रिक्ट डाइट देते हैं। सोडियम रेस्ट्रिक्ट डाइट मतलब 2 ग्राम पर डे हम उसको सोडियम देते हैं डाइट में, ठीक है। मेंटेन इनटेक और आउटपुट का हम प्योर अच्छे तरीके से मेंटेन करते हैं और एक्यूरेट मेंटेन करते हैं, ठीक है। इम्प्रूव वेंट्रिकुलर पंप को भी हम इम्प्रूव करते हैं। अगर वेंट्रिकुलर पंप को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो कार्डिक आउटपुट बहुत कम हो जाएगा, और अगर कम हो गया कार्डिक आउटपुट कम, तो हम कह सकते हैं कि पेशेंट कैन
मतलब मेटाबॉलिक डिमांड पूरी नहीं हो रही है और हार्ट फेलियर सीवियर कंडीशन में चला जाएगा। इसलिए हम आइनोट्रोपिक एजेंट देते हैं। आइनोट्रोपिक एजेंट मतलब जो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देते हैं, आइनोट्रोपिक एजेंट कहलाते हैं। ठीक है, जैसे डोबूटामाइन है और डोपामीन है और डिजोक्सिन। ठीक है, सप्लीमेंट ऑक्सीजन भी देते हैं, इसमें ऑक्सीजन देते हैं, रेस्ट देते हैं। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस हार्ट फेलियर की है डिजोक्सिन। ये भाई बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हार्ट फेलियर डिजोक्सिन। ठीक है, और ऑक्सीजन भी देते हैं, रेस्ट भी करवाते हैं। ठीक है, फिर आती है नर्सिंग मैनेजमेंट पर। नर्सिंग मैनेजमेंट पर हम मॉनिटर करते हैं। ठीक है, मॉनिटर किसको करते हैं? रिड्यूस कार्डिक आउटपुट। अगर कार्डिक आउटपुट कम हो गया उसको हम मॉनिटर करते हैं। अगर कार्डिक आउटपुट कम हो गया तो ये प्रदर्शित कर रहा है कि पेशेंट का जो हार्ट फेलियर है वो सीवियर कंडीशन में जा रहा है, तो हम तुरंत फिजिशियन को इन्फॉर्म करते हैं और एवरी 4 आवर्स के लिए हम पेशेंट्स का बीपी भी चेक करते हैं। ठीक है, मेंटेन एडिक्वेट फ्लूइड बैलेंस। हम फ्लूइड बैलेंस देखते हैं पेशेंट का। वो कैसे देखते हैं हम फ्लूइड बैलेंस? ये तो हम देखते हैं यूरिनरी आउटपुट से। ठीक है, उसका हॉर्ली बीपी लेते हैं सब, मतलब ऐसे बहुत सारे मेजर होते हैं हम जिससे देख सकते हैं एडिक्वेट फ्लूइड मेजर से। इंटेक्ट आउटपुट को देखते हैं, अगर इंटेक्ट ज़्यादा है आउटपुट कम है तो हम इंटेक्ट को कम कर देते हैं और फ्लूइड जो रिटेंशन के मतलब जो कारण है उनको हम धीरे धीरे कम करते हैं। ठीक है, और दूसरा है रिड्यूस मायोकार्डियल वर्कलोड कम करवाते हैं। कैसे? पेशेंट को कम्प्लीटली बेड रेस्ट करवाते हैं और ऐसे मेजर्स को हम मायोकार्डियल वर्कलोड कम करवाते हैं। ठीक है, मॉनिटर पल्मोनरी एडिमा मॉनिटर करते हैं, और अगर पल्मोनरी एडिमा हो गया है तो हम तुरंत फिजिशियन को इन्फॉर्म करते हैं। और पल्मोनरी एडिमा रोकने के लिए हम उसको सिटिंग पोजीशन देते हैं, पैरों को डिपेंडेंट पोजीशन में रखते हैं, वेनस रिटर्न को कम करते हैं। ठीक है, वेनस रिटर्न कैसे कम होगा? हम सिटिंग पोजीशन देंगे जिसके कारण वेनस रिटर्न कम होगा। अगर वेनस रिटर्न कम होगा तो पल्मोनरी एडिमा कम होगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है हार्ट फेलियर से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम जितना हमें पता है हम उससे मतलब ज़्यादा रेफ़र करके आपको बताएंगे। आपकी कोई क्वेरी हम विश्वास करते हैं अब नहीं होगी। पूरा हार्ट फेलियर डिटेल में पढ़ा है हमने। धन्यवाद, थैंक यू।